शांत हो जाइए, शांत हो जाइए तो। बैठ जाओ बाबू लोग, बैठ जाइए। हरा करो फॉन्ट को। हेलो। हाँ चलिए, शांत हो जाइए अब। और हम कल, क्या हुआ बाबू, बैठो ना जी। हाँ, क्या पढ़ रहे थे? अच्छा, 23 नंबर पढ़ रहे थे। 23 नंबर तक कल क्वेश्चन कर लिए थे। ओके, याद हो गया 23 तक। हालांकि कुछ कॉन्सेप्चुअल प्रश्न थे, ठीक है। तो आज हम 24 से करना चालू करेंगे। ओके, चलिए आप 24 से समझना स्टार्ट करिएगा। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण वस्तु में उत्पन्न जी जी का मान निर्भर करता है। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण वस्तु में उत्पन्न त्वरण जी का मान निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? आइए इसको पहले समझ लेते हैं। जिस पर निर्भर करेगा, फेस टू फेस करेगा। दोस्तों, मान लीजिए कि यह पृथ्वी है, क्लियर, और इसका द्रव्यमान m है। यह पृथ्वी है और मान लेते हैं कि पृथ्वी का द्रव्यमान m है। और इस पर एक वस्तु रखी हुई है, इस पर एक वस्तु रखी हुई है जिसका द्रव्यमान छोटका m है। ओके, ये पृथ्वी है और इस पर एक वस्तु रखी हुई है जिसका द्रव्यमान m है। अब न्यूटन के दूसरे गति नियम के अनुसार पृथ्वी इस पर बल लगाती है, या पहले गुरुत्वाकर्षण का ही आप समझ लीजिए, चैप्टर गुरुत्वाकर्षण का है। तो पृथ्वी इस वस्तु के बीच गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा। ब्रह्मांड में किन्हीं दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल अवश्य ही लगेगा। वो कम ज्यादा हो सकता लेकिन लगेगा। तो इनके बीच भी गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा और गुरुत्वाकर्षण बल F बराबर हो जाएगा, F बराबर G M M बट R स्क्वायर, जहां R है पृथ्वी की त्रिज्या, पृथ्वी की
त्रिज्या। क्लियर? त्रिज्या यानी कि दोनों वस्तु के बीच की दूरी पृथ्वी के त्रिज्या के बराबर है। ध्यान रखिएगा, दो वस्तुओं के बीच की दूरी उसके द्रव्यमान केंद्र से मापा जाता है, उसके द्रव्यमान केंद्र से मापा जाता है। दो वस्तुओं के बीच की दूरी जो मापा जाता है उसके द्रव्यमान केंद्र में, ठीक है ना। ये है दोनों वस्तु के बीच की दूरी जो पृथ्वी की त्रिज्या आर के लगभग बराबर है, क्योंकि ये दूरी इसके सामने बहुत 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 छोटा। तो हम इन दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी यानी कि इसका द्रव्यमान को हम m माने हैं और इसके द्रव्यमान को हम m माने हैं, बड़ा M माने हैं, और इनके बीच की दूरी पृथ्वी की त्रिज्या के, तो इनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल F बराबर G mm बटे। कोई दिक्कत है नहीं। अब ध्यान दीजिए कि जब दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल लगता है और एक वस्तु पृथ्वी हो, एक वस्तु, जब दो वस्तु में एक वस्तु खुद हमारी पृथ्वी हो, तो उनके बीच के गुरुत्वाकर्षण बल को हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? गुरुत्व बल कहते हैं। क्या कहते हैं? गुरुत्व बल कहते हैं। फोर्स ऑफ ग्रेविटी कहते हैं, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। किन्हीं दो वस्तुओं के बीच लगने वाले बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। किन्हीं दो वस्तुओं के बीच लगने वाले बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। और अगर किन्हीं दो वस्तु में एक वस्तु स्वयं कौन हो, तो पृथ्वी किसी अन्य वस्तुओं के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल को गुरुत्व बल कहते हैं। तो गुरुत्व बल, फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या है समझ गए ना। मान लीजिए m1 m2 कोई भी दो द्रव्यमान है, इनके बीच जो द्रव्यमान के कारण आकर्षण उत्पन्न होगा उसे क्या कहेंगे? लेकिन इन दो वस्तुओं में एक वस्तु, तो तब पृथ्वी किसी अन्य वस्तुओं के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल को, यानी सभी गुरुत्व बल गुरुत्वाकर्षण है, लेकिन सभी गुरुत्वाकर्षण गुरुत्व वही गुरुत्वाकर्षण गुरुत्व बल कहलाएगा जिसमें दो वस्तु में एक स्वयं कौन हो? पृथ्वी हो। बात समझ गए? बहुत कम का अंतर है गुरुत्वाकर्षण और गुरुत्व बल में। दो वस्तुओं में जब एक वस्तु स्वयं पृथ्वी हो, तो पृथ्वी किसी अन्य वस्तुओं के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल को क्या कहते हैं? क्लियर? बात समझ गए? और ये गुरुत्व बल होगा F बराबर G mm बटे RS पर। क्लियर? अब दोस्तों, न्यूटन का द्वितीय गति नियम के अनुसार, द्वितीय गति नियम के अनुसार F बराबर ma। अब इनके बीच कौन बल लगा? न्यूटन के दूसरे गति नियम के अनुसार बल बराबर ma, तो यानी गुरुत्व बल बराबर भी ma होगा। तो इनके बीच लगने वाले गुरुत्व बल न्यूटन के दूसरे गति नियम के अनुसार F बराबर किसके बराबर हो जाएगा? mg के बराबर हो जाएगा, क्योंकि गुरुत्व बल के कारण जो त्वरण उत्पन्न होता है उसे a नहीं g लिखते हैं। तो गुरुत्वाकर्षण नियम के अनुसार इन दोनों के बीच लगने वाला बल F बराबर G mm बटे, न्यूटन के दूसरे गति नियम के अनुसार इन दोनों के बीच लगने वाला बल F बराबर होगा कि न होगा? होगा कि न होगा? कोई दिक्कत है? इनके बीच लगने वाला बल F बराबर, इनके बीच लगने वाला बल F बराबर। अब इसको बराबर कर सकते हैं क्योंकि दोनों बल बराबर। ये भी गुरुत्व बल ही है, ये भी गुरुत्व बल है, लेकिन इसका मान हम निकाले हैं, ये भी गुरुत्व बल है लेकिन इसका मान निकाले हैं गुरुत्वाकर्षण नियम के अनुसार। लेकिन दोनों बल क्या होंगे? बराबर होंगे।
क्योंकि पृथ्वी तो वही है। तो दोनों बल का मान क्या होगा? अब बराबर होगा तो बराबर कर दीजिए। जी एम एम बटे आर स्क्वायर बराबर एम जी। खलास हो गया जी। जी बराबर जी एम बटे तो जी का मान निर्भर करता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट पर। जी का मान निर्भर करता है पृथ्वी के द्रव्यमान पर। जी का मान निर्भर करता है पृथ्वी के और किसी पर करता ही नहीं है। जो भी करता है आपके सामने में कर रहा है दोस्तों। जी का मान निर्भर करता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी पर, पृथ्वी के द्रव्यमान एम पर, पृथ्वी की त्रिज्या आर पर और किसी पर निर्भर पृथ्वी के गुरुत्व बल के कारण उत्पन्न त्वरण जी का मान केवल 3 बातों पर निर्भर करता है। और वो 3 बात में है, एक ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी, पृथ्वी का द्रव्यमान एम और पृथ्वी की त्रिज्या। और ये कैसे निर्भर करता है? आपके सामने में है जो भी है, समझे। और किसी पर निर्भर गुरुत्वाकर्षण के कारण उत्पन्न त्वरण जी इस बात पर निर्भर नहीं करता है कि वस्तु का द्रव्यमान क्या है। वो केवल कितने बातों पर निर्भर करता है, और वो 3 क्या क्या है? क्लियर हो गया? बात समझ गए? अब आंसर निकल रहा है, निकाल दीजिए। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण उत्पन्न त्वरण जी का मान निर्भर करता है गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी का इनमें से सभी। खेल खत्म है। समझे बात को कि नहीं? समझ गए जी? अब बहुत कहेगा कि हम नहीं समझे हैं, हम नहीं समझे हैं। तो हम नहीं समझने का एक ही इलाज है, रट डालिए जी बराबर जी एम बटे, रट डालिए जी बराबर जी एम बटे, जहां जी क्या है, एम क्या है, आर क्या है, रट डालिए। बस इन्हीं 3 चीजों पर निर्भर करता है। कैसे निर्भर करता है उस बात को भी हम पूरा का पूरा समझे हैं। पृथ्वी है जिसका द्रव्यमान कैपिटल एम है, उस पर वस्तु है जिसका द्रव्यमान स्मॉल एम है। इन दोनों के बीच लगने वाला बल गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार है बराबर जी एम एम बटे न्यूटन के दूसरे गति नियम के अनुसार हमने एम जी और जी एम एम बटे आर स्क्वायर को क्या किए, एम एम कट गया, जी बराबर क्या निकला? क्या लगता है इसमें कोई दिक्कत है जी? अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े। तो इसका आंसर क्या होगा? अब ध्यान दीजिए, जी का मान वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। जी का मान अगर वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है तो वस्तु कोई भी क्यों ना हो, सबके लिए जी का मान क्या होगा? क्योंकि हर वस्तु के लिए जी का मान समान रहेगा, पृथ्वी का द्रव्यमान समान रहेगा, पृथ्वी की त्रिज्या। तो 1 किलो की वस्तु हो कि 10 किलो की हो कि 10 क्विंटल को हो, हर द्रव्यमान के वस्तु के लिए जी का मान बराबर होगा, क्योंकि जी का मान वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर। नेक्स्ट, पृथ्वी ए होगा। अच्छा, जो भी होगा आपके सामने में होगा। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के वजह से उत्पन्न होने वाला त्वरण को क्या कहते हैं? जी निम्न, अजी लिखा हुआ है। त्वरण जी निम्न में किस पर निर्भर नहीं करता है? नीचे गिरने वाले वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर। एनी प्रॉब्लम? और जिस पर निर्भर करता भी तुरंत देखें पिछला सवाल में। नेक्स्ट, यदि पृथ्वी का द्रव्यमान एम त्रिज्या तो गुरुत्वीय त्वरण जी बराबर जी एम बटे, यानी जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एम बटे
और ये इसीलिए होगा क्योंकि जी एक प्रकार का क्या है, अब कांस्टेंट को हटाइएगा तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाएगा कि नहीं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो कांस्टेंट आता है, कांस्टेंट को हटाएंगे तो जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एम बाय, जहां एम है पृथ्वी का और आर है पृथ्वी की। कोई दिक्कत? आगे बढ़े। एक काल्पनिक ग्रह, अब देखिएगा ये न्यूमेरिकल तरह का सवाल है। एक काल्पनिक ग्रह जिसका द्रव्यमान और त्रिज्या दोनों पृथ्वी से आधी हो, तो उस ग्रह पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा? अब जो भी होगा आपके सामने में होगा, हल्ला मत करिए। आप जानते हैं जी बराबर जी एम बटे आर स्क्वायर, जी बराबर जी एम बटे, और दोस्तों इसका मान होता है, इसका औसत मान कितना होता है? 9.8 मीटर प्रति सेकेंड है स्क्वायर। अगर आप सबका मान दीजिएगा तो कट कुट के कितना आएगा? हाँ, जी का मान कितना होता है? अब कह रहा है कि एक काल्पनिक ग्रह जिसका द्रव्यमान और त्रिज्या दोनों पृथ्वी से आधी है, द्रव्यमान भी पृथ्वी से आधी है, त्रिज्या भी पृथ्वी से, तो इस ग्रह पर जी का मान क्या होगा? तो अब जी बराबर हो जाएगा, जी का मान में तो कोई बदलाव होता नहीं, एम के जगह एम बाय आर के जगह आर बाय, ये हो जाएगा जी एम बटे 2 आर स्क्वायर, 2 दूनी 4 ऊपर जाएगा, तो क्या हो गया? जी एम बटे आर स्क्वायर गुना 2, जी एम बटे आर स्क्वायर का मान, तो ये हो जाएगा 9.8 इंटू 2, 8 दूनी 16, 9 दूनी 18, 1, क्या हुआ नहीं समझे? आप तो ये जान गए ना कि जी बराबर जी एम बटे आर स्क्वायर, और इसका मान कितना होता है जी? अब सवाल में कह रहे हैं कि द्रव्यमान को भी क्या कर दिया जाए, त्रिज्या को भी, तो जी बराबर एम बाय 2, एम के जगह अब हो जाएगा और आर के जगह हो जाएगा आर बाय 2 का स्क्वायर। अब उसके बाद सारा कैलकुलेशन करिए, उत्तर आएगा आपको 19.6, आंसर हो जाएगा बी। आगे बढ़े। आगे बढ़े जी, चलिए। अब निम्न में कौन सा कथन सही? गुरुत्वीय त्वरण जी का मान ऊंचाई के साथ परिवर्तित होता है। देखिए दोस्तों, जी बराबर जी एम बटे, और आर है पृथ्वी की, अगर ऊंचाई पर जाएंगे तो आर के मान में क्या होगी? वृद्धि। आर के मान में वृद्धि होगी तो जी बदलेगा कि नहीं बदलेगा? तो बिल्कुल सही है कि ऊंचाई के साथ जी का मान में क्या होता है? परिवर्तन। और ऊंचाई पर जाने से जी के मान में कमी आती है। अगर हम पृथ्वी के सतह के ऊपर जाएंगे तो जी के मान में क्या आएगी? कमी आएगी। क्यों कमी आएगी? तो ऊपर जाने से किसके मान में बढ़ोतरी होगी? आर के मान में। आर के मान में बढ़ोतरी होगी तो जी के मान में कमी आएगी। तो पृथ्वी के सतह के ऊपर जाने से
पृथ्वी के प्रभावी त्रिज्या आर में वृद्धि होते जाती है, जिसके कारण जी में क्या आता है, कमी आता है। जी में क्या आता है, तो पहला कथन बिल्कुल सही है। पृथ्वी के गहराई में जाने पर जी के मान में परिवर्तन होगा। अगर हम पृथ्वी के गहराई में जाएंगे, मान लीजिए हम एच गहराई में चले गए, तो फिर भी आर परिवर्तित होगा कि नहीं होगा, और आर परिवर्तित होगा तो जी का मान बदलेगा। जी का परमाणिक स्वीकृत मान 9.8 है, बिल्कुल सही है। ध्रुव पर जी का मान न्यूनतम जबकि भूमध्य रेखा पर अधिकतम होता है, ये गलत है दोस्तों, ये सही। अब दोस्तों ध्यान दीजिए, अब तो ये जान गए कि जी बराबर जी एम बटे आर एस। अब ध्यान दीजिए कि पृथ्वी में हमारा पूर्ण रूप से गोल नहीं है, इसकी विषुवतीय त्रिज्या है 6378 किलोमीटर और इसकी ध्रुवीय त्रिज्या है 6357 किलोमीटर। बात समझिएगा, हमारी पृथ्वी पूरी तरह से गोल, इसका विषुवतीय त्रिज्या 63, ये है विषुवत रेखा, ये जानते हैं ये क्या है, और ये है ध्रुवीय यानी कि ध्रुवीय रेखा। तो पृथ्वी का विषुवतीय त्रिज्या 6378, भूमध्य रेखीय त्रिज्या। अब जब आप विषुवत रेखा पर आइए तो आर ज्यादा होगा, अब भूमध्य रेखा पर आइए तो आर, तो जी का महत्तम मान कहां पर होता है, और ध्रुव पर इसलिए होता है कि ध्रुव पर आर का मान क्या होता है, कम, और जी का न्यूनतम मान कहां पर होता है, क्योंकि विषुवत रेखा पर आर का मान क्या होता है, बढ़ जाता। देखिए आर का मान बढ़ेगा तो जी का मान घटेगा ना, आर का मान बढ़ेगा तो जी का मान, आर का मान बढ़ेगा तो जी का मान, आर का मान घटेगा तो जी का मान। तो आप ये जान गए कि विषुवत रेखीय त्रिज्या 6378 ध्रुवीय त्रिज्या, तो ध्रुव पर आर का मान कम है तो जी का मान, और विषुवत रेखा पर आर का मान ज्यादा है तो जी का मान, तो जी का महत्तम मान कहां पर, जी का न्यूनतम मान कहां पर। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि पृथ्वी पूरी तरह से गोल, विषुवत रेखा पर जहां आर का मान ज्यादा हो जाता है वहीं ध्रुवीय क्षेत्र में आर का मान, और आर का मान प्रभावित होने से जी का मान क्या होता है, समझे। तो जी का महत्तम मान कहां पर, न्यूनतम मान। ऐसा क्यों होता है इसको समझे कि नहीं, चलिए दोस्तों, कर यहाँ जी का न्यूनतम मान भूमध्य रेखा, सॉरी ध्रुवों पर होता, तो ये गलत है ना जी। क्लियर दोस्तों, आगे बढ़े, बताइए क्या होगा। त्वरण का ऐसा ही मात्रक क्या है, भूमध्य रेखा यानी विषुवत रेखा, ये है आपका क्या, भूमध्य। अब कह रहे कि भूमध्य रेखा से किसी भी ध्रुव के, चाहे उत्तरी ध्रुव चाहे दक्षिणी ध्रुव पर आएंगे तो जी के मान में, क्योंकि ध्रुव पर जी का मान क्या है, महत्तम, और विषुवत रेखा पर जी का मान क्या है, न्यूनतम। तो अगर हम विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा की तरफ से ध्रुव की ओर जाएंगे तो जी का मान बढ़ते जाएगा, और ध्रुव पर जाकर चाहे हम इस ध्रुव की ओर बढ़े चाहे, तो पृथ्वी के भूमध्य रेखा से किसी भी ध्रुव की ओर जाने पर जी के मान में क्या होगी,
वृद्धि होगी। पृथ्वी के भूमध्य रेखा से किसी भी ध्रुव की ओर जाने पर जी के मौन में क्या होगी? आगे बढ़े। जी का मौन नियत रहता नहीं, विषुवत रेखा पर न्यूनतम ध्रुवों पर पृथ्वी के सतह के ऊपर जाने से बढ़ता है, नहीं घटता है। और ऐसा क्यों होता है, आप जान गए हैं। तो ये भी क्या है, विषुवत रेखा पर अधिक ध्रुवों पर कम, बिल्कुल ये भी क्या है, जी का मान पृथ्वी के केंद्र की ओर जाने पर घटता है। अब देखिए दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, पृथ्वी के सतह के ऊपर जाइए तो आर के मान में वृद्धि से जी के मान में क्या आएगी? अगर आप पृथ्वी के सतह के ऊपर जाइए तो आर के मान में क्या होगी? आर के मान में क्या होगी? बढ़ोतरी होगी। और आर का मान बढ़ेगा तो जी के मान में, तो पृथ्वी के सतह के ऊपर जाने पर जी के मान में क्या आएगी? कमी आएगी। अब आइए नीचे वाली बात कर लेते हैं। मान लीजिए ये पृथ्वी है और अगर हम एच ऊंचाई तक नीचे आ गए तो आर के मान में क्या होगी? कमी। आर के मान में कमी होने से जी के मान में वृद्धि होगी। आर के मान में कमी होने से जी के मान में, अगर हम पृथ्वी के गहराई में चले गए और मान लीजिए हम कितनी गहराई में गए, एच गहराई में गए। अब एच गहराई में गए तो आप कहिएगा कि आर का मान घट जाएगा और जी का मान, लेकिन ऐसा होता? अगर हम मान लीजिए एच गहराई तक आ गए हैं तो अब हमारे लिए पृथ्वी केवल कितना बड़ा रह गया जानते हैं? अब ये पृथ्वी हमारे लिए रह गया। तो जैसे जैसे आप पृथ्वी के सतह के नीचे आते हैं तो जी के मान में क्या आती है? और ये कमी इसलिए आती है कि नीचे जाने पर पृथ्वी के द्रव्यमान में भारी कमी आते जाती है। जितना नीचे जाइएगा वस्तु के लिए पृथ्वी छोटा होते जाएगा। अब मान लीजिए कोई वस्तु यहां पर आ गया, अब यहां पर आ गया, मान लीजिए एक वस्तु यहां पर आ गया, अब उस पर ये पूरा पृथ्वी प्रभावी, उस पर बस इतना पृथ्वी प्रभावी है। यानी गहराई में आने से पृथ्वी के एम में भारी कमी आती है और एम में भारी कमी होने से भी जी के मान में क्या आता है? कमी। तो आप पृथ्वी के सतह के ऊपर जाइए तो भी जी के मान में कमी होगा और पृथ्वी के सतह के नीचे आइए तो भी जी के मान में, और पृथ्वी के केंद्र पर आने से जी का मान जीरो हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आर जीरो हो जाएगा, यह इसीलिए जी भी क्या हो जाएगा? तो पृथ्वी के सतह के ऊपर जाने पर भी जी के मान में, पृथ्वी के सतह के नीचे जाने पर भी जी के मान में, पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान, ध्रुवों पर महत्तम विषुवत रेखा पर। क्लियर? अब बताइएगा 32 का उत्तर बताइएगा। नहीं बना जी, विषुवत रेखा के अपेक्षा ध्रुवों पर जी का मान, क्योंकि ध्रुवीय त्रिज्या के तुलना में विषुवतीय त्रिज्या अधिक होता, इस कारण, इस कारण, और हम चर्चा कर लिए हैं इस कारण का, है कि नहीं है? आगे बढ़ जाए। जी का मान महत्तम होगा ध्रुवीय क्षेत्र पर ना जी। ध्रुवीय क्षेत्र कौन है? आंसर क्या होगा? अंटार्कटिका ध्रुवीय क्षेत्र है और ध्रुवीय क्षेत्र पर ही जी का मान
महत्तम होगा। ऑप्शन देखिए ना सेट जो किया है। आगे बढ़े। ये क्वेश्चन भी बननी चाहिए। अब देखिए, जी का मान, जी का मान पृथ्वी के सतह के ऊपर जाने पर क्या होता है? पृथ्वी के सतह के नीचे जाने पर क्या होता है? और ऐसा क्यों होता है आप समझ रहे होंगे। तीसरा, ध्रुवों पर क्या होता है? चौथा, विषुवत रेखा पर क्या होता है? अब एक बात और बता देते हैं आपको। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन गति करती है, करती है जी। पृथ्वी अपने अक्ष पर 24 घंटा में एक चक्कर लगा लेती है, जिसे पृथ्वी की घूर्णन गति कहते हैं। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति को परिक्रमण गति, अब पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन गति। तो पृथ्वी जो अपने अक्ष पर घूमती है, पृथ्वी जो अपने अक्ष पर घूमती है, तो उसके घूमने से भी प्रभावित होता है क्या? जी। अब कैसे प्रभावित होता है वो आपको याद रखना होगा। जी का मान जी का मान पृथ्वी के घूर्णन गति के वेग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। कैसे होता है इसको प्रूव्ड करने के लिए हमें कैलकुलस का ज्ञान होना चाहिए, लेकिन उतना हमें जरूरत नहीं है। लेकिन इस लाइन को आप याद रखिए कि जी का मान पृथ्वी के घूर्णन गति के वेग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती संबंध का मतलब उल्टा, एक बढ़ेगा तो दूसरा, यानी पृथ्वी का घूर्णन गति का वेग बढ़ेगा तो जी का मान घटेगा। अगर जिस स्पीड से पृथ्वी वर्तमान में घूम रहा है उसका वेग बढ़ जाएगा तो जी का मान घट जाएगा। और अगर घूर्णन गति का वेग घट जाएगा तो जी का मान बढ़। तो जी का मान किन किन बातों पर निर्भर किया देख लिए। पृथ्वी के सतह के ऊपर जाने पर, पृथ्वी के सतह के नीचे जाने पर, ध्रुवों पर, विषुवत रेखा पर, और घूर्णन गति के वेग का। अगर पृथ्वी अपने घूर्णन गति को तेज करेगा तो जी का मान घटेगा, और अगर तेज कमी करेगा तो जी का मान बढ़ेगा। बात समझ गए। और एक फैक्ट यहां पर, अगर पृथ्वी के घूर्णन गति का वेग बढ़ेगा तो जी का मान घटेगा। अगर अगर पृथ्वी के घूर्णन गति का वेग
वर्तमान वेग का 17 गुना हो जाए तो ध्रुव के अतिरिक्त पृथ्वी के हर स्थान पर जी का मान क्या होगा? जी का मान क्या होगा? अगर पृथ्वी घूर्णन गति को वेग को बढ़ाएगा तो जी का मान घटेगा, घूर्णन गति का वेग बढ़ेगा तो जी का मान, और मान लीजिए कि वेग बढ़ते 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 अभी का कितना हो जाए? 17 गुना हो जाए, यानी 17 गुना अगर वेग में बढ़ोतरी होगा तो जी का मान क्या हो जाएगा? शून्य। लेकिन शून्य कहां पर नहीं होगा? ध्रुव पर नहीं होगा। लेकिन ध्रुव के अतिरिक्त पृथ्वी के हर स्थान पर विषुवत रेखा पर भी जी का मान क्या हो जाएगा? शून्य। अगर पृथ्वी अपने घूर्णन गति को वर्तमान का कितना गुना बढ़ा दे, समझे? तो कितनी बात याद रखना है? 2 बात। और हम आशा करते कि 2 बात आपको याद होगा। कभी कभी पूछता है कि पृथ्वी अपने घूर्णन गति की दिशा बदल दे तो जी का मान प्रभावित होगा? नहीं। अभी पृथ्वी पश्चिम से पूर्व घूम रही है। अगर पृथ्वी पश्चिम से पूर्व घूम रही है और वो पूर्व से पश्चिम घूमना चालू कर दे तो जी का मान प्रभावित होगा? नहीं प्रभावित होगा। गति के घूर्णन गति के वेग में कमी या वृद्धि होगा तो जी का मान प्रभावित होगा। घूर्णन गति के वेग के दिशा बदलने से जी का मान प्रभावित नहीं होगा। बात समझ गए? अब ये क्वेश्चन बन रहा होगा, इस क्वेश्चन को बनाइए। फिजिक्स में इंटरेस्ट ले रहे हैं ना? नहीं लीजिएगा तो रिजल्ट 10 होगा। ये बात आपको पता है कि नहीं? हाँ। नहीं, कल एक विद्यार्थी मिला, बोला कि ज्योग्राफी कम समझ में आता, क्या करे? अब बताइए, जो कम समझ में आएगा उसको ज्यादा पड़ेगा। ऐसा नहीं किसी एक सब्जेक्ट को मजबूत कर लेने से आपका रिजल्ट बन जाएगा, बिल्कुल कभी न बनेगा। एक सब्जेक्ट मजबूत कर विद्यार्थी ने वो टीचर बनता है। बात समझे? अगर नौकरी करना है तो सारा सब्जेक्ट को मजबूत करना पड़ेगा। कैसे? कोई दिक्कत नहीं है, एक एक क्वेश्चन याद करिए, सारा सब्जेक्ट मजबूत। अब इस गुरुत्वाकर्षण चैप्टर में कितना प्रश्न है? 119। अब 119 प्रश्न है गुरुत्वाकर्षण में। 119 प्रश्न को आप याद कर लीजिए ना। औकात नहीं है बोर्ड को कि गुरुत्वाकर्षण का क्वेश्चन दे और आपसे न बने। बनेगा ही, क्योंकि बोर्ड भी कहता है कि हम सिलेबस से पूछेंगे और हम पूरा सिलेबस ही पढ़ा रहे हैं। बात समझ रहे ना? जो क्वेश्चन छोड़िएगा बोर्ड वही पूछेगा। इसीलिए एक भी क्वेश्चन को छोड़ना मेरिट के साथ खिलवाड़ करना है दोस्तों। और एनसीईआरटी पूरा आपके 10वीं क्लास का, 9वीं क्लास का, 11th क्लास का, चूंकि आप जानते हैं 11th क्लास का ग्रेविटेशनल कैलकुलस आधारित है ना? तो हम ग्रेविटेशनल के एनसीईआरटी के वे प्रश्न हटा दिए हैं जो कैलकुलस आधारित था, क्योंकि उसके पूछे जाने की संभावना बिल्कुल नहीं है। अगर पूछ दिया तो कोई भी बना नहीं सकेगा उसको। जी के मान में वृद्धि होगी पृथ्वी के सतह या सतह ऊपर जाने से, पृथ्वी के केंद्र के तरफ जाने से बिल्कुल नहीं। पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूर्णन गति में कमी होने पर बिल्कुल घूर्णन गति में कमी होगी जी के मान में।
34 का सी। वेरी गुड मिस्टर अंकित। निम्नलिखित में कौन सदिश राशि नहीं है? आप जानते हैं कि बल कैसी राशि है? सदिश। अब बल कोई भी बल हो, गुरुत्व बल हो, चुंबकीय बल हो, विद्युत चुंबकीय बल हो, कोई भी बल हो, बल कैसी भौतिक राशि, त्वरण कैसी भौतिक राशि, वेग कैसी भौतिक राशि, तो सदिश कौन नहीं है? हाँ, तो गुरुत्वीय विभव, गुरुत्वीय विभव सदिश राशि, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल सदिश राशि। अब गुरुत्वीय विभव क्या है तो ये हमें जानने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, पृथ्वी के सतह पर गुरुत्वीय त्वरण तो चंद्रमा के सतह पर G/6 होगा। क्यों होगा? तो भाई होगा, आप याद कर लीजिए। चंद्रमा का द्रव्यमान भी पृथ्वी से कम है और त्रिज्या भी पृथ्वी से, इसीलिए चंद्रमा पर जी का मान पृथ्वी का 1/6 होता है। पृथ्वी पर जी का मान होता है 9 और इसीलिए चंद्रमा पर जी बराबर होगा 9.8 गुना 1/6। 38, 36, 2 38। क्लियर? तो चंद्रमा पर जी का मान 1.63 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। चंद्रमा पर जी का मान पृथ्वी का 1/6 भाग होता है। ऐसा क्यों? तो हम जानते हैं कि जी बराबर होता है GM/। और बात करेंगे तो चंद्रमा का द्रव्यमान भी पृथ्वी से कम है, तो त्रिज्या भी पृथ्वी से, और इसीलिए चंद्रमा पर जी का मान भी पृथ्वी से कम होता है। कितना? तो चंद्रमा पर जी का मान पृथ्वी का 1/। क्लियर? और अगर संख्या में पूछेगा तो 1.63 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। एनी प्रॉब्लम? पृथ्वी के सतह पर गुरुत्वीय त्वरण और चंद्रमा के सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का अनुपात क्या होगा? तो पृथ्वी के सतह पर मान लीजिए गुरुत्वीय त्वरण कितना है जी, तो चंद्रमा के सतह पर गुरुत्वीय त्वरण G/, अब G अनुपात G/6, तो ये बराबर हो जाएगा 6:1। 6:1। हर बारी में गड़बड़ी होता है। सब बोला तो 1:6 होगा, 1:6 होगा जी। रेशियो निकालने के लिए आता है कि ना आता है? आता है जी। और नहीं तो रेशियो का मतलब होता है भागा। जी अनुपात G/6 का मतलब G/6। 6 ऊपर जाएगा, जी कट जाएगा, तो 6:1 हो गया। अब वैसे जो रेशियो जानते हैं वो मुझे नहीं बनाएगा, जो नहीं जानते वो याद रखेगा। क्वेश्चन इज इजी बट लॉजिकल। बात समझ रहे हैं ना? ये क्वेश्चन बनना चाहिए। वो मुंह से नहीं होगा, कैलकुलेशन करके निकालिए। अपने मन से भी आंसर हो गया लीक, कैलकुलेशन किए। ओके ओके। ऑनलाइन वाले दोस्तों, आशीष कुमार सिंह, नंदन कुमार हमको नोट चाहिए, बिल्कुल नोट मिलेगा। करिए न, कलम चलाइएगा न जी, बनिएगा दरोगा।
सब लिखो पिखो पेन रखा हुआ, ब्रांडेड पेन बहुत कम के पास है। अच्छी बात है, अच्छी। अब देखिए कोई भी पेन से लिखना अच्छी बात है, लेकिन हम मानते हैं कि पटना के विद्यार्थियों को कम से कम पेन थोड़ा ब्रांडेड होना चाहिए। क्या आपको नहीं लगता लिखो पिको सूट नहीं करता है क्या? पटना के विद्यार्थी को देखते हैं एकदम कपड़ा रहेगा मस्त, बैग रहेगा मस्त, ठीक है, साबुन फेस वॉश रहेगा बढ़िया कंपनी का, अब पेन खरीदेगा लिखो पिको। 38 नंबर। पेन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आजकल थानों में रस्सी से बांधा हुआ रहता। और बैंक में भी, अब पोस्ट ऑफिस में तो देवे नहीं करेगा कलम, कहेगा घर से लेकर आइए। 38 पर आइए, बना लिए हैं, अच्छी बात है। अब हम बनाएंगे दोस्तों, यदि कोई अंतरिक्ष यान पृथ्वी के केंद्र से पृथ्वी की त्रिज्या की दुगुनी दूरी पर, तो वहां पर गुरुत्वीय त्वरण जी का मान आप जानते हैं कि जी बराबर जी एम बटे आर स्क्वायर। अब इसका मान होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ओके, अब कह रहा है कि ये पृथ्वी के केंद्र से, ये मान लीजिए पृथ्वी की त्रिज्या है, अब पृथ्वी के केंद्र से पृथ्वी की त्रिज्या की दुगुनी दूरी, अगर त्रिज्या आर है तो इसकी दुगुनी दूरी कितना होगा, तो इस दूरी पर आ गया, तो यहां पर गुरुत्वीय त्वरण जी का मान क्या होगा, तो इस स्थिति में जी बराबर जी एम बटे आर प्लस 2 आर का क्या हो जाएगा, होगा। अब टोटल दूरी आर हो गया पृथ्वी की त्रिज्या, और सॉरी केंद्र से पृथ्वी की त्रिज्या की, केंद्र से पृथ्वी की त्रिज्या की दुगुनी दूरी पर है। यानी दोस्तों अब टोटल दूरी 3 आर नहीं, टोटल दूरी कितना हो गया, 2 आर हो गया, क्योंकि सतह से नहीं कर रहा, पृथ्वी के केंद्र से पृथ्वी की त्रिज्या की दुगुनी दूरी पर है, त्रिज्या आर है तो दुगुनी दूरी, तो केंद्र से और पृथ्वी के केंद्र से वस्तु की दूरी, अब त्रिज्या की दुगुनी दूरी कितनी हो जाएगी, तो अब आपका आर की जगह क्या आ जाएगा, अब जी का मान निकलेगा, तो जी एम दुदुनी यानी 1/4 गुना जीएम बटे जीएम बटे आर स्क्वायर का मान, तो 1/4 गुना 9.4 1 9 4 चौके 16 4 20 4 पंचे 20, तो 2.45 मीटर प्रति। देख लिए कैसे बना, आगे बढ़े, है ऑप्शन में जी, क्लियर, आगे बढ़े। चंद्रमा पर जी के मान पृथ्वी पर जी के मान का 1/6 है,
है। अच्छा, सी में तो लगता है टाइपिंग मिस्टेक हुआ है। परस अपूर्ण है। अब प्रश्न में जो पूछ रहा है वो आपको पता है कि नहीं, है ना। अब इसका उत्तर देखेंगे तो इसका उत्तर ए भी होगा और सी भी होगा, दोनों होगा। तो आप ये लिख लीजिए या दोनों उत्तर को मान लीजिए। आप जानते हैं थोड़ा यहाँ पर मिस्टेक हुआ है। चंद्रमा पर जी का मान पृथ्वी पर जी के मान का 1/6 होता है। एक कमेंट 5 अक्टूबर का आए थे, कोचिंग सेंटर देख के गए थे। कोई बात नहीं, कोचिंग सेंटर सो कौन संसद भवन है कि देखना जरूरी है। कुछ भी जरूरी नहीं लाइफ में, बस नौकरी करना और इसके लिए पढ़ाई लगातार चलते रहना। 40 पर आइए। चंद्रमा पर जी पृथ्वी के जी का 1/6 है। एक बालक पृथ्वी पर 1.5 मीटर उछलता है तो वह चंद्रमा पर 6 गुना अधिक ऊपर उछलेगा। ध्यान दीजिए, जब हम उछलते हैं तो पृथ्वी अपने गुरुत्व बल से हमें अपनी ओर खींचता है और चंद्रमा पर जी का मान पृथ्वी के 1/, तो इसका मतलब चंद्रमा का गुरुत्वीय बल भी पृथ्वी का 1/। देखिए, पृथ्वी पर भी F बराबर और चंद्रमा पर भी F बराबर mg6। तो पृथ्वी पर गुरुत्व बल जितना लगता है ना, उसका 6वां भाग लगता है कहां पर? चंद्रमा पर। इसीलिए अगर कोई पृथ्वी पर 1.5 मीटर उछलता है तो चंद्रमा पर 6 गुना अधिक उछलेगा, यानी कितना? 9 मीटर। और जानते हैं यही सब क्वेश्चन आप बना के नहीं जाइएगा ना तो परीक्षा में है कुछ नहीं, लेकिन परीक्षा में कंफ्यूजिंग करेगा। नो होगा कि नहीं होगा, नो होगा कि नहीं होगा। फिर आप बगल वाला से पूछिएगा नो न होगा, वो जानबूझकर गलती करेगा। नहीं नहीं, सी मारिए, सी मारिए, आगे नहीं। 41 नंबर, 41 नंबर गुरुत्वीय त्वरण जी का मान। क्वेश्चन बनेगा, पृथ्वी के पृष्ठ से ऊंचाई के साथ बढ़ेगा घटेगा, पृथ्वी के पृष्ठ पर नियत रहेगा नहीं, विषुवत रेखा पर कम और ध्रुव पर ज्यादा। एक स्थान से दूसरे स्थान पर अक्षांश के अनुसार बदलेगा। बिल्कुल 0 डिग्री अक्षांश का मतलब विषुवत रेखा और 90 डिग्री अक्षांश का मतलब 90 डिग्री अक्षांश का मतलब। और आप जानते हैं कि ध्रुव पर जी का मान महत्तम विषुवत रेखा पर, तो अगर इन दोनों में जी का मान बदलेगा तो मतलब बदलाव हो रहा है किसके अनुसार? 0 डिग्री अक्षांश पर जी का मान न्यूनतम, 90 डिग्री अक्षांश पर जी का मान। तो गुरुत्वीय त्वरण जी का मान एक स्थान से दूसरे स्थान पर अक्षांश के अनुसार क्या होगा? एक स्थान से दूसरे स्थान पर अक्षांश के अनुसार क्या होगा? आगे बढ़े। पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान, पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान आ गए मुक्त पतन गति। अब देखिए, जी के मान का जितना क्वेश्चन है सब एक जगह है ना। जी के मान से संबंधित जितना भी प्रश्न अब तक जितना भी बोर्ड पूछा है सब एक जगह कर दिए। अब आपको याद करने में बिल्कुल आसानी होगा। और जी के मान से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो अब आप इतना क्वेश्चन कर लिए हैं और इतनी बात समझ लिए हैं कि अब उसमें गलती। दोस्तों, मुक्त पतन गति इसको अंग्रेजी में कहते हैं
फ्री फॉल, या इसका दूसरा नाम है मोशन अंडर, और हिंदी में कहते हैं मुक्त पतन गति। तो पहले आप समझ लीजिए कि मुक्त पतन गति है क्या। फ्री फॉल मोशन या मोशन अंडर ग्रेविटी किसे कहते, तो इसको पहले समझ लीजिए आप। जब किसी वस्तु को पृथ्वी के सतह के ऊपर फेंकते हैं, तो जैसे जैसे वस्तु ऊपर जाती है तो उसका वेग क्या होता है, उसका वेग घटता जाता है, और महत्तम ऊंचाई पर जाकर उसका वेग, और जब वेग महत्तम ऊंचाई पर जाकर 0 होता है तब वस्तु क्या होता है, गुरुत्व बल के अधीन, गुरुत्व बल के अधीन नीचे गिरने लगता है, और नीचे गिरने के क्रम में उसका वेग क्या होता है, बढ़ता जाता है। वेग क्या होता है, बढ़ता जाता है। ध्यान दीजिएगा, जब हम किसी वस्तु के पृथ्वी के सतह के ऊपर फेंकते हैं तो ज्यों ज्यों वस्तु ऊपर की ओर जाती है वस्तु के गति का वेग घटता जाता है, घटता जाता है, और महत्तम ऊंचाई पर जाकर वस्तु का वेग, और जब महत्तम ऊंचाई पर जाकर वस्तु का वेग 0 हो जाता है तो वस्तु फिर पृथ्वी के गुरुत्व बल के अधीन नीचे गिरने लगता है, और नीचे गिरते समय उसका वेग क्या होता है, वस्तु का ऊपर जाना, अब फिर ऊपर जाकर पुनः नीचे आने की गति को ही क्या कहते हैं, मुक्त पतन गति कहते हैं, फ्री फॉल मोशन कहते हैं, मुक्त पतन गति कहते हैं, फ्री फॉल मोशन कहते हैं। और फ्री फॉल मोशन में दोनों टर्म शामिल है, ऊपर जाना भी और नीचे आना भी। केवल ऊपर जाना भी फ्री फॉल पूर्ण मोशन नहीं है, केवल नीचे आना भी फ्री फॉल मोशन। जब भी फ्री फॉल मोशन की बात करेंगे तो वस्तु ऊपर गया और फिर पृथ्वी के गुरुत्व बल के अधीन किसी वस्तु का ऊपर जाना फिर नीचे आने की गति को ही क्या कहते हैं, मुक्त पतन गति में वस्तु जब ऊपर जाता है तो उसका वेग, और जब नीचे आता है तो वेग, और महत्तम ऊंचाई पर वेग। क्लियर। अब ध्यान दीजिए दोस्तों कि मुक्त पतन गति में आप जान गए कि ऊपर जाने से वेग घटता है, मुक्त पतन गति में ऊपर जाने से वेग और नीचे आने से वेग। तो ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है कि पृथ्वी हर वस्तु पर लगाता है केंद्र की तरफ कौन बल, और गुरुत्व बल लगने के कारण उत्पन्न होता है कौन त्वरण, और गुरुत्वीय त्वरण की दिशा हमेशा बल के दिशा की ओर यानी पृथ्वी के केंद्र की ओर। तो जब वस्तु ऊपर जाता है तो जी मंदन बन जाता है, और नीचे आता है तो जी त्वरण बन जाता है। जब देखिए वस्तु ऊपर जा रही है लेकिन पृथ्वी उसे नीचे खींच रही है, और उस बल के कारण जो त्वरण उत्पन्न हुआ है वो भी वस्तु को नीचे लाने का यानी पृथ्वी के केंद्र की तरफ लाने का प्रयास करेगा। अब वस्तु ऊपर जा रही है लेकिन जी उसे नीचे लाने का कोशिश कर रहा है, यानी जी मंदन के तौर पर काम कर रहा है, और मंदन वेग को, और वस्तु जब नीचे आ रही है तो नीचे आती है किस बल के कारण, गुरुत्व बल के कारण जो त्वरण उत्पन्न हुआ, अब वो नीचे आते समय त्वरण बन जाता है, यानी वेग को क्या करता है, तो ऊपर जाने वाली वस्तु के लिए जी ऋणात्मक के रूप में काम करता है, और नीचे आने वाले के लिए जी, और वो इसलिए क्योंकि जी का दिशा हमेशा और हमेशा पृथ्वी के केंद्र की ओर होती है। जिधर बल लगेगा उधर ही बल के कारण त्वरण उत्पन्न होगा। समझ गए। अब क्वेश्चन बनाइए, फ्री फॉल मोशन समझे, फ्री फॉल
मोशन में दोनों शामिल है, ऊपर जाना भी और नीचे, ऊपर जाना भी नीचे। मुक्त पतन गति में जब वस्तु उच्चतम ऊंचाई वाले बिंदु पर पहुंचती है तब वस्तु का वेग, वस्तु का द्रव्यमान शून्य होगा नहीं, द्रव्यमान पूरे ब्रह्मांड में कहीं पर शून्य, भार शून्य होता है लेकिन द्रव्यमान शून्य, भार शून्य होता है, बिल्कुल नहीं। ऊंचाई पर जाने पर भार शून्य, भार शून्य होगा जब तो वो अंतरिक्ष में चला जाएगा। वस्तु पर लगने वाला गुरुत्वीय त्वरण शून्य होता है, बिल्कुल नहीं, गुरुत्वीय त्वरण शून्य होगा अंतरिक्ष में। और ये तो आपको हम बताएं ना कि महत्तम ऊंचाई पर जाकर वेग और उसके बाद वस्तु नीचे गिरे। तो मुक्त पतन गति में जब वस्तु उच्चतम ऊंचाई वाले बिंदु पर पहुंचता है तब द्रव्यमान शून्य नहीं होता है, भार शून्य नहीं होता है, जी का मान शून्य नहीं होता है, वस्तु का वेग शून्य होता है, वस्तु का। विराम से मुक्त रूप से गिरते हुए किसी कण द्वारा तय की गई दूरी समानुपाती होता है गिरने के समय के। जब किसी वस्तु को ऊपर से विराम से मुक्त रूप से गिरते, यानी कि वस्तु को विराम से गिराएंगे तो प्रारंभिक वेग क्या होगा, और h बराबर होता ut प्लस हाफ gt। और अगर आप विराम से गिराए तो प्रारंभिक वेग u जीरो होने से ut क्या हो जाएगा, तो h बराबर हाफ gt। तो h समानुपाती है g के और h समानुपाती है t। टी यानी समय है, यानी कि गिरते हुए किसी कण द्वारा तय की गई दूरी h समानुपाती होते हैं g के और t। तो आंसर क्या होगा, आंसर dn होगा, सी नंबर होगा। अगर जी रहता तो होता। तो तय की गई दूरी गुरुत्वीय त्वरण जी के समानुपाती होते हैं या तय की गई दूरी के वर्ग के समानुपाती। नेक्स्ट, टेनिस का गेंद मैदान की अपेक्षा किसी पहाड़ी पर अधिक ऊंची उछलती। आप जानते हैं कि पहाड़ी ऊंचाई पर होगा और ऊंचाई पर जी का मान में क्या आता है, जी का मान क्या होता है, जी का मान घट जाने के कारण ही पहाड़ी पर टेनिस गेंद अधिक ऊंचा उछलता है। क्लियर। अब ये क्वेश्चन बनना चाहिए, मुक्त पतन गति बता दिए ना, क्या होगा, मुक्त पतन गति क्या है समझ गए हैं। ऊपर जाते समय कण का वेग, नीचे आते समय कण को महत्तम ऊंचाई पर जाने में लगा समय तथा महत्तम ऊंचाई से प्रारंभिक बिंदु आने में लगा समय भी क्या होता है, बराबर होता है। और ये भी बात ध्यान दीजिए, सी नंबर नहीं बताया है, अगर कोई वस्तु को नीचे से ऊपर फेंके और महत्तम ऊंचाई पर जाकर वेग 0 होगा तो वो फिर क्या होगा। तो अगर वस्तु को नीचे से ऊपर जाने में मान लीजिए 5 सेकेंड लगा है तो ऊपर से नीचे आने में भी 5 सेकेंड ही लगता है। मुक्त पतन गति में वस्तु को नीचे से महत्तम ऊंचाई पर जाने में जितना समय लगता है उतना ही समय महत्तम ऊंचाई से प्रारंभिक बिंदु पर आने में लगता है। दोस्तों, मुक्त पतन गति में नीचे जाने में लगा समय, ऊपर जाने में लगा समय और नीचे आने में लगा समय क्या होता है, बराबर होता है। अगर वस्तु को ऊपर फेंक के 5 सेकेंड में महत्तम ऊंचाई पर गया है तो पुनः आपके हाथ में आएगा कितना समय, 5 सेकेंड में आएगा। क्लियर दोस्तों। आगे के क्वेश्चन को डिस्कस कल करेंगे अब।
और रोशन सर बोले हैं बायोलॉजी भी स्टार्ट कर। आ रहे हैं तब बायोलॉजी थोड़ा देर में स्टार्ट करें क्या? अभी रोशन सर आएंगे ज्योग्राफी लेने। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा पढ़िए अभी, ठीक है ना? तो क्या हुआ? क्या? इधर आइए, इधर आइए। क्या हुआ? जी का मान जीरो? जी का मान वहां धर्मन भी जीरो, त्रिज्या भी जीरो। केंद्र पर पृथ्वी का अस्तित्व समाप्त हो गया, तो एम भी जीरो, एम भी जीरो हो जाएगा। हाँ, ठीक है दोस्तों, तो बायोलॉजी में स्टार्ट कर देंगे और हाँ एडजस्ट कर देंगे।